हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। मेरा नाम है संगीता मीना। रिसेंटली हमने एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट पेपर डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें हम एक एक करके जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 4 तक के मॉक टेस्ट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस कड़ी में हमने जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 में सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, जिनका उत्तर हमें 20 शब्दों में दिया जाना है। क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.15 तक हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन का प्रत्येक क्वेश्चन का 20 शब्दों में आंसर देना सीखा था। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एमपीपीएससी के जनरल स्टडीज के पेपर में। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा। इस प्रश्न में 10 लघुतरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 60 शब्द होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है। दिस क्वेश्चन कंटेन्स 10 शॉर्ट आंसर टाइप सब क्वेश्चंस. Answer each question ideally in 60 words. All questions are compulsory. Each question carries 7 marks. ठीक है, तो जहां पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन था उसे हमें 20 शब्दों में आंसर करना था, एक लाइन में आंसर करना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वो। यही दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, वैसे 10 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और इनकी वर्ड लिमिट क्या रहने वाली है? 60 शब्दों में हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ऐसे 10 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे जिनका उत्तर हमें 60 वर्ड्स में 60 शब्दों में देना है। मार्किंग रहेगी एक क्वेश्चन की 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है जिसका उत्तर हमें 60 वर्ड्स में देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। 2.1 से 2.10 तक के 10 क्वेश्चन हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2.1। हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए किस पर? हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट हमें लिखना है हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर। तो जब भी किसी क्वेश्चन पर हमें शॉर्ट नोट लिखना होता है, एक संक्षिप्त टिप्पणी देनी होती है, तो उसका मतलब है कि पूछे गए टॉपिक पर या पूछे गए प्रश्न पर हमें जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो डिटेल्स है, सिंपली वो डिटेल्स अपने आंसर में लिख देनी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में चीज पूछी गई है, जो टॉपिक पूछा गया है, उसके बारे में हमें एक सिंपल टिप्पणी देनी है, सिंपल उसका इंफॉर्मेशन हमें वहां लिखना है। यहां पे ऐसा कोई कीवर्ड हमें नहीं मिला है कि एग्जामिन, एनालाइज या क्रिटिकल जो एग्जामिनेशन होता है, ऐसा कोई भी हमें कीवर्ड यहां पर नहीं दिया गया। हमें कोई समालोचनात्मक मूल्यांकन इसका नहीं करना है, कोई आलोचना नहीं करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हमें शॉर्ट नोट लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है जो प्रश्न में विषय पूछा गया है। और प्रश्न में पूछा गया विषय क्या है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में जो चीजें हमें पता है वो हमें अपने आंसर में कितने वर्ड्स में? 60 वर्ड्स में, 60 वर्ड्स में हमें यहां पर लिख देनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन, टॉपिक का डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में लिखने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्या है? ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। भारत की प्राचीनतम सभ्यता, भारत की प्राचीनतम सभ्यता, भारत में सबसे प्राचीन कालीन, सबसे पुराने अगर किसी सभ्यता के, किसी सिविलाइजेशन के, किसी सेटलमेंट के, बस्तियों के जो अवशेष हमें मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसे क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके जितने भी जो स्थल हैं, जो साइट्स है, जो बस्तियां हमें मिली है, जो प्राचीन नगर हमें मिले हैं, वो सिंधु नदी में जो मेजरली सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे पर बसे हुए उनके अवशेष हमें मिले हैं। ठीक है। इसी सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम है इसका? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब सबसे पहले खोज की गई तो जो सबसे पहला स्थल मिला था वो कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय जो सबसे पहला स्थल हमें मिला था उसका नाम था हड़प्पा। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थल की खोज की। पंजाब प्रांत का एक जिला है मोंटगोमरी, वहां पे सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को कभी कभी हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया जाता है। ठीक है। तो इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो की खोज हुई, अन्य कई सारे स्थल हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मिले, लेकिन सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता हो गया। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, वो मेजरली किससे मिली है? पुरातात्विक स्रोतों से। मेजरली आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं उनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिले। देखिए, इतिहास के बारे में जानकारी के दो स्रोत होते हैं, दो सोर्सेज होते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और दूसरा साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है। या तो हमें कुछ किसी भी ऐतिहासिक तथ्य के बारे में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, किसी किताब में, कोई पांडुलिपि में हमें कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको हम रखेंगे साहित्यिक स्रोतों की श्रेणी में। या फिर हमें कुछ ऐसे अवशेष मिलेंगे खुदाई में, किसी तरह का मृद भांड, बर्तन, मोहरे या खिलौने या किसी भी तरह की कोई चीज हमें खुदाई में मिलेगी, उसको देखकर हम अनुमान लगाएंगे कि इतिहास में इस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या तथ्य था। उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक सोर्सेज। जो हमें खुदाई में कोई चीज मिली है उसको देख के जब हम इतिहास के बारे में अनुमान लगाते हैं तो वो सब चीजें हमारी आ जाती है पुरातात्विक स्रोतों में। और दूसरा जो लिखा हुआ अगर हमें कुछ मिला है तो वो सारा हमारा आता है साहित्यिक स्रोतों में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो मेजरली हमें बातें पता चली है, तो जो सोर्सेज हमारे उसमें है वो सारे पुरातात्विक स्रोत हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है, कोई लिपि नहीं मिली है। हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक लिपि भी मिली है, और वही हमारा प्रश्न है जो पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर हमें टिप्पणी लिखनी है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में हम क्या जानते हैं? ठीक है, तो वन बाय वन हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिली है उसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज कहां से मिली है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि? हमें लिपि के अवशेष कहां से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में जो मृद भांड, मुहरे,
बर्तन, खिलौने या कोई भी अन्य जो अवशेष, पुरातात्विक अवशेष या चीजें, वस्तुएं हमें मिली है, उन पर हमें अंकित मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मुख्य रूप से किस पर अंकित है? वहां पे खुदाई में मिली मृद भांडों से, मोहरों से, खिलौनों से और अन्य पुरातात्विक अवशेषों पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अंकित मिली है। ठीक है, उसके बाद दूसरी मुख्य बात पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में दूसरी मुख्य बात पर चलते हैं। कैसी है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि? नॉर्मल जैसे आज हम जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो वर्ड्स लिखते हैं, क्या वैसी ही है? नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्राक्षर है। भाव चित्राक्षर है। ठीक है, कैसी है? भाव चित्राक्षर है। अब भाव चित्राक्षर का क्या मतलब होता है? पिक्टोग्राफिक। मतलब जो लिपि हमें मिली है वो मुख्य रूप से चित्र बने हुए हैं, कोई भाषा नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, अलग अलग चित्र बने हुए हैं, छोटे छोटे, जैसे कोई मछली का चित्र बना दिया, कोई स्टार बना, कोई तारा सितारा बना दिया, ऐसे बहुत सारे चित्र लिखे हुए, अंकित किए हुए, उत्कीर्ण किए हुए मिले हैं। तो उन चित्रों का कुछ मतलब निकलता है। तो वैसी ही है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो पूरी लिपि चित्रों पर बेस्ड है, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं जिनका शायद कुछ मतलब निकलता है, उसी को बोलते हैं भाव चित्राक्षर या पिक्टोग्राफिक लिपि। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें लिपि मिली है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। ओके, तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। बॉस्ट्रोफेडन लिपि, बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट, इसका मतलब क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है उससे जो हमें लिपि को देखकर जो अनुमान लगाया जाता है, या फिर जो जितना उसे डिकोड किया है, उससे हमें ये पता चला है कि जो लिपि है वो बॉस्ट्रोफेडन शैली में लिखी गई है। मतलब इसका मतलब होता है, जैसे हम नॉर्मली जब हम लिखते हैं अपना हिंदी या इंग्लिश में, अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? बाएं तरफ से शुरू करते हैं, फिर ऐसा लिखना शुरू करते हैं, यहां पे दाएं तरफ जाके खत्म कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट शुरू करते हैं, राइट खत्म कर देते हैं, फिर वापस से लेफ्ट से शुरू करते हैं, फिर राइट में जाके लाइन खत्म कर देते हैं, फिर सेम वाला जो हमारा पैटर्न है वो रिपीट होता है। लेकिन बॉस्ट्रोफेडन शैली में जब लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि दाएं से हमने लिखना शुरू किया और बाएं पे जाके, या राइट से हमने लिखना शुरू किया, लेफ्ट पे जाके अपनी लाइन खत्म कर दी। जब नेक्स्ट लाइन लिखी जाएगी तो वो लेफ्ट से शुरू होगी और उसके बाद राइट पर जाकर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन जब शुरू होगी तो फिर वो वापस राइट से शुरू होगी और लेफ्ट पर जाकर खत्म हो जाएगी, और ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा। इसको बोलते हैं बॉस्ट्रोफेडन शैली। ठीक है, लेखन की बॉस्ट्रोफेडन शैली। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमें मिली है उसको भी जितना अभी तक जानकारी उसके बारे में हमें मिली है, या जितना उसे डिकोड किया गया है, ऐसा अनुमान है कि वो बॉस्ट्रोफेडन शैली में लिखी गई है। जैसे खेत में हल चलाया जाता है, पहले एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दूसरे पॉइंट पे खत्म करते हैं, फिर उसी पॉइंट से स्टार्ट करके पहले वाले पॉइंट तक लेकर जाते हैं। तो उसी पैटर्न पर जो ये लिपि है पूरी लिखी गई है। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि ये बॉस्ट्रोफेडन शैली में लिखी गई है। लगभग 250 से 400 ऐसे चित्राक्षर हमें, ऐसे डिजाइन्स या ऐसे चित्र बने हुए मिले हैं जो हम समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.2। मामलुक राजवंश काल की वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द मामलुक डायनेस्टी पीरियड। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? मामलुक जो वंश था
मामलुक वंश की वास्तुकला, आर्किटेक्चर से संबंधित जो मुख्य विशेषता है उनका वर्णन करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, कोई खास ऐसा कीवर्ड नहीं है जो हमें समझने में बहुत मुश्किल हो। सिंपली एक्सप्लेन करना है हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? मामलुक राजवंश की वास्तुकला कैसी थी। ठीक है, मामलुक राजवंश का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछा है, धार्मिक व्यवस्था नहीं पूछी है, राजनीतिक व्यवस्था नहीं पूछी है, उस टाइम की जो कल्चरल पार्ट के अंदर वहां की संस्कृति, उस काल की संस्कृति में जो वास्तुकला वाला पोर्शन है, वास्तुकला कैसे भवन, कैसी संरचनाएं उस टाइम पे बनाई जाती थी, उसके बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मामलुक राजवंश कौन सा है। मामलुक राजवंश, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा मामलुक राजवंश का नाम। गुलाम वंश का नाम मोस्टली सब लोगों ने सुना होगा। गुलाम वंश का ही दूसरा नाम या फिर गुलाम वंश को ही कहा जाता है मामलुक राजवंश। गुलाम वंश स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? 1206 ईस्वी में। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? देखिए, जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, भारतीय क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त करने के बाद, भारत में अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के बाद जब मोहम्मद गोरी वापस लौटा तो उसने अपने भारतीय क्षेत्रों का उत्तराधिकारी किसे बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहाँ के क्षेत्रों का गवर्नर बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उन्हीं क्षेत्रों को आधार बनाकर एक नए वंश की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में, जिसको गुलाम वंश कहा जाता था। उसे ही मामलुक वंश भी कहा जाता था। उसे गुलाम वंश क्यों कहा जाता था? क्योंकि बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम के रूप में मोहम्मद गोरी ने उसे खरीदा था। धीरे धीरे करके अपनी योग्यता के बल पर वो ऊपरी स्तर तक उसने मतलब अपना प्रमोट हो गया, ऊपरी स्तर तक उसने अपना विकास कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और वो गवर्नर बन गया उसके मोहम्मद गोरी की सेना में। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि वो एक गुलाम था, इसीलिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने वंश की स्थापना की उसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसका ही नाम है मामलुक वंश। ठीक है, तो मामलुक वंश हमें यहां पता चल गया। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले जो स्थापित हुआ था जो वंश, दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहले स्थापित हुआ था जो वंश, वो अपना मामलुक वंश है। ठीक है, सबसे पहला भारत में स्थापित सबसे पहला मुस्लिम जो इस्लामिक वंश हम कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट था इस्लामिक शासन का। ओके, उस काल की या उस वंश से संबंधित वास्तुकला अब हमें यहाँ पे बतानी है कि वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो ये कि चूंकि स्टार्टिंग का राजवंश था, मुस्लिम जो सत्ता है या इस्लामिक जो सत्ता है उसकी जब स्थापना हुई थी, ठीक है, तो भारतीय क्षेत्रों में जब इन्होंने किसी भी भवन या संरचना का निर्माण किया तो इनके पास जो मेजॉरिटी कारीगर थे वो कौन से थे? हिंदू कारीगर थे, क्योंकि जो भारत था वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, जो मेजरली जो जनता रहती थी वो हिंदू थी। ठीक है, मुस्लिम नहीं थी। तो जो कारीगर अगर मिलेंगे, लेबर मिलेगा, लेबर तो वही है जो ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल है काम करने के लिए। ठीक है, मकान कोई भी संरचना बनाने के लिए, तो जो मेजॉरिटी लेबर था, जो कारीगर थे वो हिंदू थे। इसलिए उस टाइम की जो वास्तुकला या जो भी संरचना, जो भी मस्जिदें या जिस प्रकार के भी भवन हमें देखने को मिलते हैं, उन पर हमें हिंदू शैली का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि जो कारीगर थे वो मोस्टली हिंदू थे। ठीक है, दूसरी चीज, गुलाम वंश की स्थापना के बाद, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के बाद जो शासक थे उनका एम क्या था कि बड़े स्तर पर इस्लामिक संरचनाओं का निर्माण किया जाए, बड़े स्तर पर मस्जिदें बनाई जाए क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि प्रशासन के साथ साथ किसी भी एरिया को प्रभावित करने के लिए वहां के कल्चर पे भी इंपैक्ट करना पड़ेगा।
कल्चरल डेवलपमेंट भी एक शासक चाहता है अपने क्षेत्र में, तो उनको बड़े स्तर पर जो इस्लामिक संरचनाएं थी उनका निर्माण करना था। लेकिन चूंकि टाइम कम था और जो उसमें कॉस्ट था वो भी एक फैक्टर था, इसलिए इन शुरुआती मुस्लिम शासकों ने क्या किया, बड़े स्तर पर जो हिंदू संरचनाएं थी, जैसे मंदिर हो गए या विद्यालय हो गए, पाठशालाएं हो गई, ठीक है, इनको कन्वर्ट कर दिया इस्लामिक संरचनाओं में, मस्जिदों में, ठीक है, इनको कन्वर्ट कर दिया इबादत खानों में, मस्जिदों में, ठीक है। तो बड़े स्तर पर जो हिंदू संरचनाएं थी उनको किसमें परिवर्तित कर दिया गया, मुस्लिम संरचनाओं में, ठीक है। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं अजमेर का। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है, अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो बेसिकली एक संस्कृत पाठशाला था, ठीक है। बाद में उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने चेंज करके किसमें परिवर्तित कर दिया, एक मुस्लिम संरचना में परिवर्तित कर दिया। तो बड़े स्तर पर हिंदू संरचनाओं का मुस्लिम संरचनाओं में या मुस्लिम स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन किया गया, ठीक है। उसके बाद जो गुलाम वंश था वो शुरुआती काल था, इस्लामिक सत्ता की स्थापना का शुरुआती काल था, इसलिए उस काल की जो भी संरचनाएं हैं, जो भी वास्तुकला है, उसमें हमें भव्यता देखने को नहीं मिलती, भव्यता देखने को नहीं मिलती। आगे की जो इस्लामिक जो शैली है, इंडो इस्लामिक शैली जिसको हम बोलेंगे, जो डेवलप हुई, उसमें हमें बहुत कई सारी बड़ी बड़ी जो संरचनाएं हैं, भव्य संरचनाएं वो देखने को मिलती है। जैसे अलाई दरवाजा हो गया, ताजमहल हो गया, जैसे जो रेड फोर्ट है वो हो गया, आगरा का किला हो गया, ये सारी आगे वाली जो संरचनाएं हमें देखने को मिलती है वो काफी भव्य थी। लेकिन चूंकि गुलाम वंश जो था, जो शुरुआती काल था, तो इसीलिए उस टाइम पे इस्लामिक आर्किटेक्चर का उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं था भारत में। तो जो शुरुआती हमें संरचना देखने को मिलती है उसमें हमें भव्यता नहीं दिखती, कोई बड़े गुंबद नहीं होते, कोई उसमें बड़ी मेहराबें नहीं बनी होती। इस्लामिक शैली की विशेषता है ना, गुंबदे, मेहराबे, चारबाग प्रणाली, पिटरूरा, ठीक है, अरेबस्क शैली, ये सब हमें देखने को नहीं मिलती है। गुलाम वंशकालीन जो वास्तुकला है उसमें जो स्ट्रक्चर्स होते थे बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल होते थे, ठीक है। सिंपल मीनारें बना दी जाती थी जिनका आधार काफी चौड़ा होता था, ऊपर से जो मतलब पतली बनी हुई होती थी। तो सिंपल और बेसिक स्ट्रक्चर हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम पे जो इस्लामिक शासक थे विजेता थे, भारतीय क्षेत्रों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो अपने विजय के प्रतीक के रूप में उन्होंने इमारतों का निर्माण कराया। तो उस टाइम पे जो बनी हुई इमारतें थी, उस टाइम पे बने हुए जो स्ट्रक्चर थे या वास्तुकला थी, वो कहीं ना कहीं इस्लामिक विजय का भी प्रतीक थी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने जो इस्लामिक जो मामलुक कालीन जो वास्तुकला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस किए, जैसे हिंदू शैली का प्रभाव, हिंदू संरचनाओं का कन्वर्जन, ज्यादा भव्यता नहीं थी, इस्लामिक विजय का प्रतीक थी। तो इस प्रकार से ऐसे पॉइंटर्स को शामिल करते हुए हम बहुत ही सिंपल वे में अपने क्वेश्चन का आंसर 60 वर्ड्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.3, कलचुरी शासक कोकल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ द कलचुरी रूलर कोकल, ठीक है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में मेजरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लेके सिंपल अप्रोच होती है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं मोस्टली क्वेश्चन। तो हम जितना पढ़ते टाइम भी हम जितना ज्यादा फैक्ट्स पर भी गौर करें या किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करें, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करें, तो वो एक सही अप्रोच होगी। क्योंकि मेजरली क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा, उस पर टिप्पणी कीजिए, उसके बारे में वर्णन कीजिए, उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है। तो हमें क्या करना है
या पूछा गया है कि कलचुरी वंश का जो शासक था कोकल, उसकी प्रमुख अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी, उसने अपने शासन काल में क्या क्या किया था। ठीक है, तो इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो देख लेते हैं कलचुरी वंश के बारे में। तो कलचुरी वंश जो है, कलचुरी वंश मध्य भारत का एक प्रमुख राजवंश था। मध्य भारत का एक प्रमुख राजवंश था। और कलचुरी वंश की बेसिकली में दो शाखाएं थी, एक महिष्मती और एक त्रिपुरी। ठीक है, एक महिष्मती के कलचुरी, एक त्रिपुरी के कलचुरी। तो जो कोकल था वो त्रिपुरी के कलचुरी वंश से संबंधित था। वो त्रिपुरी के कलचुरी वंश से संबंधित था। और त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संबंध में कोकल एक महत्वपूर्ण शासक था और उसका इतना अधिक प्रभाव था और अपने समय में वो इतना शक्तिशाली था कि उसे त्रिपुरी के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? कोकल प्रथम को। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करें तो अगर उपलब्धियों की बात, किसी भी शासक की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो हम उसको मेनली उसकी विजयों के माध्यम से या उसके साम्राज्य के विस्तार के माध्यम से या अन्य राज्यों के साथ उसने कैसे संबंध स्थापित किए, कैसे अपने प्रभाव को स्थापित किया, उससे हम मेजर कर सकते हैं, उससे हम माप सकते हैं। और इस कंटेक्स्ट में अगर हम कोकल के शासन की बात करें तो उसने विजय के माध्यम से अपने साम्राज्य का प्रभाव स्थापित किया और कई जो सारे शासक हैं उनको पराजित किया। उन शासकों में प्रतिहार शासक मिहिर भोज, प्रतिहार शासक मिहिर भोज, गुहिलों के जो गुहिल वंश था, गुहिलों का श्रीहर्ष, और तुरुष्कों को पराजित किया और विजय के माध्यम से अपने प्रभाव की स्थापना की। इसी के साथ जो कोकल प्रथम है उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी अपने प्रभाव की स्थापना की। उसने राष्ट्रकूटों के साथ, चंदेलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंदेलों की जो राजकुमारी थी नट्टा, वैवाहिक संबंध की अगर हम बात करें तो चंदेलों की जो राजकुमारी थी नट्टा, उसके साथ उसने विवाह किया और चंदेलों के साथ अच्छे संबंधों की स्थापना की, जिससे कि जो कलचुरी वंश है उसकी सीमाएं सुरक्षित हो गई चंदेलों के आक्रमण से। ठीक है, तो इस प्रकार विजय और वैवाहिक संबंध के माध्यम से जो कोकल है उसने अपने साम्राज्य के प्रभाव को स्थापित किया। इसी वजह से कोकल को त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उपलब्धियों की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में कम से कम शब्दों में जितनी ज्यादा जानकारी हो सकती है उतना डालते हुए हम 60 शब्दों में इसको आंसर कर सकते हैं कि कोकल की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, क्योंकि हमें सिंपली वर्णन करना है, हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कुछ एग्जामिन नहीं करना, कुछ जांच नहीं करनी, कोई आलोचना नहीं करनी है इसकी। ठीक है, कोई विश्लेषण नहीं करना है, सिंपल डिस्क्राइब करना है, सिंपली हमें इसको वर्णन कर देना है, विवरण दे देना है इसका, और वो भी कितना? सिर्फ 60 शब्दों में। तो वर्ड लिमिट हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, उस हिसाब से हम 3-4 पॉइंटर्स या लगभग एक पैराग्राफ की बात करें तो इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को हम कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.4, उन कारकों की जांच कीजिए जिनके कारण भारत में होम रूल आंदोलन का उदय हुआ। एग्जामिन द फैक्टर्स दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें क्या बताना है? भारत में होम रूल आंदोलन का उदय। ठीक है, भारत में होम रूल आंदोलन का उदय क्यों हुआ, क्या कारण थे? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि होम रूल आंदोलन था क्या। होम रूल आंदोलन था क्या? ठीक है,
भारत में जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। और जो भारतीय नेतृत्व था वो समय समय पर जो ब्रिटिश शासन था उससे स्वशासन की मांग कर रहे थे, और इस हेतु जनता को समय समय पर लामबंद करने की कोशिश की जा रही थी ताकि ब्रिटिश सत्ता से भारतीय शासन के लिए सकारात्मक प्रयास या फिर सकारात्मक सुधारों की मांग की जा सके, स्वशासन की मांग की जा सके। ठीक है, उसी कंटेक्स्ट में है ये होम रूल आंदोलन। होम रूल का क्या मतलब है? गृह शासन, स्वशासन, खुद का शासन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि होम रूल आंदोलन के तहत जो नेता थे वो स्वतंत्रता या पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, अलग होने की मांग कर रहे थे। नहीं, होम रूल का मतलब होता है कि ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही एक डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही डोमिनियन स्टेटस, मतलब ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही स्वशासन की प्राप्ति की सत्ता जो है वो ब्रिटिशर्स की रहेगी, जो सर्वोच्च स्तर पे है वो अंग्रेज रहेंगे, लेकिन उसके अधीन जो शासन होगा वो भारतीयों का खुद का होगा। प्रशासन में जो मोस्टली भागीदारी होगी, मोस्टली नेतृत्व होगा वो भारतीयों का होगा। अपना जो निर्णय लेना होगा वो मेजोरिटी भारतीयों के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उस स्वशासन को जो कि ब्रिटिश सत्ता के अधीन है उसको कहा गया होम रूल, उसको कहा गया होम रूल। ठीक है, और इसकी होम रूल के लिए जो स्वशासन के लिए जो प्रयास किए गए उसके हेतु जो आंदोलन किया गया वो था होम रूल आंदोलन। ठीक है, इसके दो प्रमुख नेता थे, होम रूल आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन लोगों ने ही, इनके नेतृत्व में ही दो होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई। एक थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, दूसरी थी एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन होम रूल के बारे में कि होम रूल आंदोलन था क्या। ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति हेतु आंदोलन, स्वशासन की प्राप्ति हेतु आंदोलन, वो था होम रूल आंदोलन। लेकिन हमें बताना क्वेश्चन में अपना क्या है, आंसर में क्या है, हमारे पास वर्ड लिमिट है 60 शब्द। तो क्या बताना है हमें? हमें बताना है होम रूल जो आंदोलन है वो शुरू क्यों हुआ, कारण क्या थे। सीधा पॉइंट पे आते हैं हम, क्योंकि वर्ड लिमिट हमारे पास सीमित है। 60 शब्दों में छोटे छोटे पॉइंट्स हमें बनाने हैं और बता देना है कि होम रूल आंदोलन का कारण क्या था। सबसे पहली बात करें कि जो भारतीय नेतृत्व था, जो भारतीय नेतृत्व था या उस टाइम की जो मुख्य संस्था थी भारतीय नेतृत्व की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, उसको प्रथम विश्व युद्ध के बाद से काफी उम्मीदें थी कि जो ब्रिटिश शासन है भारतीयों को स्वशासन प्रदान करेगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था, ब्रिटिश शासन का सपोर्ट किया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी जब स्वशासन की तरफ कोई प्रयास नहीं दिखाई दिए या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला कि जो ब्रिटिशर्स भारतीयों को स्वशासन देना चाहते हैं, तब भारतीयों में बहुत ही निराशा हुई। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण था कि जो उम्मीदें थी वो टूटी। तो जो नेता थे उन्होंने अपनी होम रूल की या स्वशासन की मांग को तेज करने के लिए इस होम रूल आंदोलन को बढ़ावा दिया, इस होम रूल आंदोलन को बढ़ावा। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जो स्थितियां थी जिसमें भारतीयों को निराशा हाथ लगी स्वशासन प्राप्ति में, उसने होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है,
उसके बाद है आर्थिक स्थिति। उसके बाद आर्थिक स्थिति, प्रथम विश्व युद्ध के बोझ तले दबकर भारतीयों की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। ऑलरेडी जो ब्रिटिश सत्ता थी वो भारतीयों का बुरे तरीके से शोषण कर रही थी, भारतीयों पर बड़े बड़े कर लगाए गए थे, भारतीयों के उद्योग धंधे चौपट कर दिए गए थे, जो लोकल जो उद्योग थे भारत के, छोटे और लघु उद्योग थे, वो पूरे समाप्त हो गए थे। और जो ब्रिटेन का मशीनरियों में बना हुआ सामान था वो बड़े स्तर पर भारतीयों में मतलब भारत में आ गया था। तो इस वजह से जो और किसानों पर बड़े बड़े कर लगाए गए थे, ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में जो कच्चा माल है वो भारत से उठाया जाता, ब्रिटेन ले जाया जाता और वहां पे मशीनों में सामान बनता था। तो यहां से कच्चा माल भी जाता और वहां से जो बनकर सामान आता वो भी पूरा भारत में डंप होता था, तो वो करेंसी भी भारत से बाहर चली जाती। तो इसलिए भारतीयों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और प्रथम विश्व युद्ध के भार तले दबकर वो स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। इसलिए भारतीयों में आक्रोश हुआ, आक्रोश उत्पन्न हुआ उस चीज को लेकर। और इस दिशा में जो नेता थे उनको लगा कि अब सही सिचुएशन है या सही स्थिति है उस आक्रोश को एक सही रूप देने की। तो जो महंगाई या जो कहेंगे कि बुरी अर्थव्यवस्था थी उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होम रूल जो आंदोलन है उसके उदय में। ठीक है, उसके बाद होम रूल के एक प्रमुख नेता थे तिलक। तो तिलक 1914 में मांडले जेल से रिहा हो गए थे और उसके बाद राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गए थे। तो उनकी एक ये भी रीजन था कि जो बाल गंगाधर तिलक है उनके राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के बाद इस आंदोलन को और भी ज्यादा जो क्या है कि सपोर्ट मिला, और भी ज्यादा समर्थन मिला। और दूसरा जो एनी बेसेंट थी उनका समर्थन, उनका विश्वास, क्योंकि वो एक आयरिश महिला थी और जो जब वो भारत आई और आयरिश में जो होम रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है, होम रूल वाला जो आंदोलन है उन्होंने सफल होते हुए देखा। तो उन्हें लगा कि भारत में आकर भी अब इस चीज को अप्लाई किया जाएगा तो यहां भी उसमें सफलता मिल सकती है, भारतीयों को स्वशासन की प्राप्ति हो सकती है। तो इसमें एनी बेसेंट का भी योगदान रहा। ठीक है, और जो भारतीय नेतृत्वकर्ता थे धीरे धीरे वो जनता को लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे, जन आंदोलन में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। उसका इफेक्ट जो भारतीयों पर पड़ा उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस प्रकार के आंदोलन को जोर देने में या इसका प्रभाव स्थापित करने में, जिससे कि भारतीयों को स्वशासन की प्राप्ति हो। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुआ आक्रोश, भारत की खराब होती आर्थिक स्थिति, तिलक का नेतृत्व, एनी बेसेंट जैसे नेतृत्वकर्ता का नेतृत्व, इन सारे कारणों की वजह से भारत में जो होम रूल की जो मांग है वो प्रबल हुई और इन सब चीजों ने होम रूल लीग आंदोलन को बढ़ाने में या बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया। ठीक है, तो ये कारण है, इससे कुछ पॉइंटर्स हैं, पॉइंट्स में हम इनको लिख देंगे। तो हमारी अप्रोच भी यही रहने वाली है आंसर राइटिंग के टाइम में कि जो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास हमें डायरेक्टली कुछ चीजें जैसे कारण पूछ लिए, विशेषता पूछ ली या फिर उसकी चुनौतियां पूछ ली, किसी भी क्वेश्चन की कोई चैलेंजेस पूछ लिया है, कोई प्रभाव पूछ लिया है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि वर्ड लिमिट हमारे पास लिमिटेड है, 60 शब्द है, बहुत ज्यादा नहीं होते, एक पैराग्राफ जितना होता है। तो हमें क्या करना है कि अपने पास जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी डायमेंशन है उस आंसर को लिखने के, सबको छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लेने हैं और छोटे छोटे पॉइंटर्स को जितने ज्यादा पॉइंट्स हम उसमें लिख सकते हैं वो हमें डाल देने हैं। तो यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया हम उनको पॉइंट्स में डिवाइड कर ले, एक पॉइंट, एक मुख्य मुद्दा, दूसरा मुख्य मुद्दा, तीसरा मुख्य मुद्दा, चौथा मुख्य मुद्दा, उस हिसाब से हम पूरे आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2.5, आमन दास के महत्वपूर्ण योगदानों और उपलब्धियों पर चर्चा करें। डिस्कस दी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ आमन दास। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, सीधी अप्रोच रहेगी कि आमन दास जो थे उनने अपने शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण योगदान या कौन कौन सी उनकी अचीवमेंट्स रही उन्हें हमें डिस्कस करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो आमन दास कौन थे,
गड़ा के शासक थे, गोंड वंश से संबंधित थे। ठीक है, गड़ा के शासक थे जो गोंड वंश से संबंधित थे, आमनदास। ठीक है, इनका एक नाम और था, इन्होंने एक उपाधि और धारण की थी, संग्राम शाह। ठीक है, एक उपाधि और धारण की थी, संग्राम शाह। गड़ा के शासक थे, गोंड वंश से संबंधित थे। अगर राज्य विस्तार की बात करें तो इनके अधीन 52 गढ़ आते थे। ऐसा माना जाता है ऐतिहासिक साक्ष्यों से कि इनके अधीन 52 गढ़ आते थे, इसीलिए इन्हें एक उपाधि भी धारण की इन्होंने, 52 गढ़ाधिपति। 52 गढ़ाधिपति। ठीक है, अगर कूटनीति की बात करें इनकी, तो इन्होंने दिल्ली जो सल्तनत के सुल्तान थे इब्राहिम लोधी, उनको अपने पक्ष में करने के लिए उसका जो विद्रोही भाई था जलाल, उसको पकड़कर दिल्ली सुल्तान को सौंप दिया। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान को अपने पक्ष में करने के लिए या अपने उसमें फेवर में लाने के लिए इन्होंने उसके जो भाई था जलाल, जो विद्रोही था दिल्ली सल्तनत से, उसको पकड़कर दिल्ली सुल्तान को सौंप दिया। अगर वैवाहिक संबंधों की बात करें वैवाहिक संबंध की अगर बात करें तो गुजरात के शासक और बघेल वंश के शासकों के साथ इनके अच्छे संबंध थे। ठीक है, गुजरात और बघेल वंश के शासकों के साथ इनके अच्छे संबंध थे। क्या क्या निर्माण कार्य कराए आमनदास ने, तो इसके प्रमुख निर्माण में बाजना मठ, संग्राम सागर झील और चोरागढ़ फोर्ट, इनकी प्रमुख जो निर्माण कार्य है, जो स्थापत्य संरचनाएं हैं, बाजना मठ, संग्राम सागर झील, चोरागढ़ आदि। ठीक है, तो अगर हम उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल डायमेंशन में, सभी डायमेंशन में हमने देख लिया कि राज्य विस्तार इनका कैसा था, कूटनीतिक संबंध कैसे थे, वैवाहिक और अन्य राज्यों के साथ जो संबंध थे वो कैसे थे, इनकी काल की जो स्थापत्य कला थी, स्थापत्य था, वो किस रूप में विकसित था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो इसके सारे लगभग सारे डायमेंशन है, उपलब्धि हो, अचीवमेंट या कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो सिंपली पॉइंटर्स बनाते हुए आपको शॉर्ट में और इसका पूरा आंसर 1 बाय 1 सारे पॉइंटर्स लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.6, बौद्ध काल में गणतंत्रों के पतन के कारणों का उल्लेख करें। मेंशन द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ रिपब्लिक्स ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में एक कीवर्ड है बौद्ध काल, दूसरा है गणतंत्र और अगला है उसके पतन के कारण। ठीक है, तो बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध के जो समय में जो प्रमुख गणतंत्र थे उनका पतन क्यों हुआ, उनका डिक्लाइन क्यों हुआ? तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बुद्ध का जो महात्मा बुद्ध के काल में गणतंत्र कौन से थे, प्रमुख गणतंत्र कौन से थे और गणतंत्र होते क्या थे, एक्चुअली गणतंत्र होते क्या थे। अगर हम देखें तो बौद्ध काल मतलब लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग का जो काल है, उस समय की जो राजनीतिक प्रणाली हम देखते हैं, जो समझते हैं, वो पूरी प्रणाली थी राजतंत्रात्मक।
जितने भी प्रमुख जो राजवंश थे, जो राज्य थे, उन पर उनमें राजतंत्रात्मक प्रणाली चलती थी। राजतंत्रात्मक मतलब कि सर्वोच्च स्तर पर, शासन के सर्वोच्च स्तर पर कौन होता था? एक शासक होता था, एक राजा होता था। ठीक है, राजा होता था। सारे निर्णय कौन लेता था? राजा लेता था। सारे काम जो राज्य में हो रहे हैं, चाहे राज्य का प्रशासन हो, चाहे राज्य का कोई भी सामाजिक निर्णय हो, किसी को कोई दंड देना हो, न्याय करना हो, कोई भी कानून बनाना हो, सारे काम में सबसे जो जब मुख्य रूप से जो निर्णय लेगा, फाइनल जो डिसीजन लेगा, वो कौन लेगा? राजा लेगा। ठीक है, राजा की मदद करने के लिए बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जो मुख्य निर्णय करता था, जो मुख्य जो सेंटर ऑफ स्टेट था, वो कौन था? राजा होता था। ये थी राजतंत्रात्मक प्रणाली। लेकिन उसी टाइम पीरियड में कुछ ऐसे राज्य भी थे जो गणतंत्र प्रणाली पर चलते थे। गणतंत्र प्रणाली मतलब कि शासन के सर्वोच्च स्तर पर एक व्यक्ति नहीं होता था, एक राजा नहीं होता था। ठीक है, तो उसमें कुछ हद तक जन सहभागिता वाला कॉन्सेप्ट आता था, और जो पूरे राज्य का प्रशासन था वो एक परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें वरिष्ठ लोग होते थे राज्य के। ठीक है, एक परिषद द्वारा, एक आदमी द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता था, एक परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें राज्य के वरिष्ठ लोग होते थे। ठीक है, तो ये जो प्रणाली थी, ये गणतंत्र प्रणाली थी। और उस समय पे बौद्ध काल में ऐसे कुछ राज्य विद्यमान थे जो इस गणतंत्र प्रणाली पर चलते थे। फॉर एग्जाम्पल, शाक्य गणतंत्र, लिच्छवी, मल्ल, पांचाल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ले सकते हैं हम बौद्धकालीन गणतंत्रों के। तो ये जो सारे राज्य थे, ये गणतंत्र प्रणाली पर चलते थे। इसमें पूरे शासन के जो निर्णय थे, एक व्यक्ति नहीं लेता था, एक काइंड ऑफ परिषद लेती थी। ठीक है, तो ये थी गणतंत्र प्रणाली, और ये थे कुछ प्रमुख गणतंत्र। लेकिन क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया गणतंत्रों के पतन के क्या कारण थे। ठीक है, डिक्लाइन कैसे हुआ, खत्म कैसे हो गए, चले क्यों नहीं गणतंत्र? राजतंत्रात्मक प्रणाली चलती थी, बड़े स्तर पर राजतंत्रात्मक प्रणाली चली, सारे आगे आने वाले राज्यों ने उसको अपनाया। गणतंत्र व्यवस्था क्यों नहीं चली? क्या रीजन थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से गणतंत्र व्यवस्था विफल हो गई? जो ये राज्य थे ये विफल हो गई, अपना विस्तार नहीं कर पाई, अपने आप को शक्तिशाली नहीं बना पाए। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो सारे कारण डिस्कस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अब हमें वन बाय वन वो कुछ कारण डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जो ये गणतंत्र व्यवस्था है ये सफल नहीं हुई। तो सबसे पहली चीज तो ये कि गणतंत्र का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? कि सर्वोच्च स्तर पर एक व्यक्ति नहीं होगा, एक व्यक्ति नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब होता है कि जन सहभागिता होगी, जनता की सहभागिता होगी। लेकिन इन गणतंत्रों में भी मेजरली जो निर्णय थे वो परिषद द्वारा लिए जाते थे, जो कि कुलीन व्यक्तियों का एक समूह ही थी। ठीक है, उच्च वंश के जो कुलीन लोग होते थे उनका समूह थी परिषद। तो मेजरली वही निर्णय लेते थे। जनता की जिस हिसाब से नाम से प्रतीत होता है उस स्तर पर जन सहभागिता नहीं थी, उस स्तर पर जन सहभागिता नहीं थी, इसलिए राज्य को जनता का उतना सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, और बेसिकली ये कुलीन तंत्रीय शासन बनकर रह गया, और यही कारण है कि आगे चलकर ये उतना सफल नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद जो ज्यादातर जो गणतंत्र राज्य हम देखते हैं, शाक्य हो गए हैं या लिच्छवी हो गए हैं या फिर मल्ल हो गए हैं, ये सारों की जो लोकेशन है कहाँ पे सिचुएटेड थे? ये हिमालय की तलहटी में, हिमालय की तलहटी में। और उस पहाड़ी इलाके के हिसाब से अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि इतने ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र था, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। अगर कंपेयर करें हम जो राज्य थे, जो राजतंत्र थे, जो विशाल जो मैदान है, उत्तर का जो विशाल गंगा यमुना का जो मैदान है, गंगा का जो विशाल मैदान है ब्रह्मपुत्र का, वहां जो स्थित है, जैसे मगध साम्राज्य हो गया, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत सारे संसाधन थे अपने विकास के लिए। ठीक है, उसके कंपैरिजन में हिमालय की तलहटी में स्थित इन गणतंत्रों के पास
इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी थी और ये एक बड़ा कारण था। अगर आर्थिक व्यवस्था आपकी अच्छी नहीं होगी, किसी भी राज्य की अगर अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है तो उसका प्रशासन कभी अच्छा नहीं चल सकता और वो राज्य कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। तो ये एक दूसरा बड़ा कारण था। उनकी जो सिचुएशन थी, जहां वो लोकेशन थी उनकी हिमालय की तलहटी में, उसकी वजह से भी ये गणतंत्र जो थे ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए। ठीक है। तीसरा, ये जो काल था 6वीं शताब्दी, 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास का काल, ये साम्राज्यवादी काल था। ये क्या था? साम्राज्यवादी काल था। तो जो ये बड़े बड़े राजतंत्र थे ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने पे लगे हुए थे, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को कैप्चर करके अपने क्षेत्र के अधीन कर लेना। ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में त्वरित निर्णय लेने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, एकदम तुरंत निर्णय लेने की। किसके ऊपर कब आक्रमण करना है, कौन से पड़ोसी के साथ कैसी कूटनीति अपनानी, किसके साथ कब सुलह करनी, किसके साथ कब झगड़ा करना है, ये सारे जो शासन प्रशासन से संबंधित निर्णय हैं वो जल्दी जल्दी लिए जाने चाहिए। तभी कोई भी राज्य क्विक एक्शन लेके अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता है। अगर डिले होता है ऐसे निर्णयों में तो वहां पे आपकी जो नीतियां है उन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन इस कंटेक्स्ट में अगर हम कंपेयर करें तो आप खुद देखेंगे कि एक तरफ राजतंत्र है जहां एक व्यक्ति को फाइनल डिसीजन लेना है और दूसरी तरफ गणतंत्र है जहां पे मल्टीपल लोग, मतलब हो सकता है कि जो परिषद उसमें 5 लोग, 10 लोग, 15, 20, 50 जितने भी लोग शामिल है उनको आपस में सहमति करनी है और फिर कुछ निर्णय लेना है कि किस पर आक्रमण करना है, किसके साथ संधि करनी है, किसके साथ दूसरे जो संबंध है स्थापित करने हैं। ठीक है। तो कौन सा क्विक होगा, कौन सा जल्दी होगा? ऑब्वियसली राजतंत्र। और वो साम्राज्यवादी काल में जब जो राज्य है अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे, ऐसे त्वरित निर्णय लिए जाने आवश्यक थे जो कि गणतंत्र नहीं ले पाया। और जो राजतंत्र है उसके लिए ये निर्णय लेना इजी हो गया। ये भी एक बड़ा कारण था कि ये गणतंत्र अपना विस्तार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जल्दी त्वरित निर्णय लेने में ये असफल रहे। ठीक है। उसके बाद है अगेन जो बड़े बड़े महाजनपद थे, कौशल, मगध, वज्जी, ठीक है, आदि, जो ये बड़े बड़े महाजनपद थे ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे और ये सारे जो गणतंत्र थे इनके आसपास स्थित थे। तो धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने आक्रमण करके इन गणतंत्रों को अपने अधीन कर लिया। तो इन जो मगध जैसे बड़े राज्यों के साम्राज्य विस्तार की भावना है उसने भी इन गणतंत्रों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। तो जो मुख्य बिंदु क्या हो गए कि पहला चीज कि गणतंत्र होने के बावजूद भी ये बेसिकली कुलीन व्यक्तियों के एक समूह का शासन था। ठीक है, जिसमें जनता की सहभागिता उस स्तर की नहीं थी। दूसरा, यहाँ की आर्थिक स्थिति को सपोर्ट करने के लिए जो भौगोलिक जो सिचुएशन है उतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं थी। ठीक है। तीसरा, निर्णय क्षमता कमजोर थी। त्वरित निर्णय लिए जाने चाहिए थे लेकिन गणतंत्र प्रणाली में जल्दी निर्णय लिए जाने का अभाव था। प्लस जो आसपास के जो बड़े साम्राज्य है, आसपास के जो बड़े राज्य थे, बड़े महाजनपद थे, उनकी साम्राज्यवादी जो गतिविधियां थी उन्होंने भी इन गणतंत्रों के पतन में योगदान दिया। ठीक है, वन बाय वन सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। इसी तरीके से पॉइंट्स बनाते हुए हम क्वेश्चन का आंसर भी लिख देंगे, क्योंकि हमें सीधा सीधा बताना है कि गणतंत्रों के पतन के क्या कारण थे। उल्लेख करना है, उल्लेख मतलब मेंशन करना है। मेंशन का मतलब होता है कि सीधा सीधा बता देना है, बहुत कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सीधा सीधा जो क्वेश्चन में पूछा है, कारण पूछे, पतन के कारण पूछे, किसके पतन के? गणतंत्रों के पतन के। तो सीधा सीधा जो कारण आपको लिस्ट किए आपने अपने दिमाग में, उसको अपने आंसर में लिख देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.7। औरंगजेब की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें। इवेल्युएट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें क्या बताना है कि औरंगजेब की जो भी धार्मिक नीतियां थी, धार्मिक रूप से उसने अपने शासन काल में क्या क्या चीजें की, कौन सी पॉलिसीज अपनाई,
सिंपली उस चीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। औरंगजेब कौन था? मुगल शासक था। ठीक है, औरंगजेब मुगल शासक था जिसका शासनकाल था 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, अगर धार्मिक नीतियों की बात करें, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों की बात करें तो औरंगजेब धार्मिक रूप से एक कट्टर शासक था। ठीक है, तो अपने प्रशासन में, अपने शासन में उसने कट्टरपंथी नीतियां अपनाई। ठीक है, कट्टरपंथी असहिष्णु नीतियां अपनाई, दूसरे धर्मों के प्रति वो असहिष्णु था। ठीक है, और उसका जो पूरा शासन था वो शरीयत पर आधारित था। ठीक है, किस पर? शरीयत पर आधारित था। शरीयत क्या होता है? मुस्लिम कानून। पूरा शासन मुस्लिम कानून पर आधारित था। ठीक है, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति उसने असहिष्णु व्यवहार अपनाया। ठीक है, तीर्थ कर लगाए हिंदुओं पर। ठीक है, जजिया लगाया, जजिया कर लगाया। जजिया कर एक धार्मिक कर होता था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। जो आबादी होती थी जो मुस्लिम नहीं होती थी उन पर राज्य द्वारा गैर मुस्लिम आबादी पर कर लगाया जाता था, उसे जजिया बोलते थे। तो उसने हिंदुओं पर जजिया लगाया, अन्य तीर्थ कर लगाए। ठीक है, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। तो जो औरंगजेब था वो दूसरे धर्मों के प्रति बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं था। कट्टरपंथी नीतियां उसने अपनाई और यही एक कारण था कि धीरे धीरे उसके जो साम्राज्य में विद्रोह उत्पन्न होने लगे, क्योंकि लोगों के अंदर असंतोष था। क्योंकि मेजोरिटी जो आबादी थी वो हिंदू धर्म की थी। मेजोरिटी जो आबादी थी वो हिंदू थी। और औरंगजेब के काल में, औरंगजेब से पहले तक के मुगल शासकों ने हिंदुओं के प्रति पॉजिटिव नीतियां अपनाई, कोऑपरेटिव नीतियां अपनाई। लेकिन औरंगजेब ने आते ही अपनी सारी नीतियों को एकदम काया पलट कर दिया और कट्टरपंथी नीतियां लागू की, जिसकी वजह से उसके जो साम्राज्य की हिंदू जनता थी उसके खिलाफ हो गई। ठीक है, इसी के साथ औरंगजेब को कला संस्कृति के विकास में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कला के विकास में कोई उसकी रुचि नहीं थी। संगीत, नृत्य आदि सारी जो क्रियाएं होती थी उसको पाबंद कर दिया था, उस पर अंकुश लगा दिया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो औरंगजेब की जो धार्मिक दृष्टिकोण है। एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, जो पुस्तक थी हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था उसको, फतवा ए आलमगीर। ठीक है, क्या था? औरंगजेब के शासनकाल में एक लिखी हुई किताब थी फतवा ए आलमगीरी, जो पूरी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन से राज्य में कैसे आर्थिक नीतियां, कैसे कानून, कैसा न्याय, कैसी दंड व्यवस्था होनी चाहिए उस पर आधारित है। और ये पूरी पुस्तक में जो नियम दिए गए वो मुस्लिम कानून या शरीयत पर आधारित है। तो ये पुस्तक की रचना भी औरंगजेब के टाइम में ही की गई। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति किस तरह की थी, कितनी कैसी कट्टरपंथी नीतियां औरंगजेब ने अपनाई और असहिष्णुता, दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णुता बरती। तो सिंपली हम एक एक पॉइंट करके कुछ पॉइंटर्स में 60 वर्ड्स में अपने आंसर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपूत काल के दौरान सामाजिक स्थिति का परीक्षण करें। एग्जामिन द सोशल कंडीशंस ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम अपना जो अप्रोच है वो डायरेक्ट रखने वाले हैं। क्वेश्चन में बताना है कि राजपूत काल का समाज या सामाजिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो राजपूत काल की सामाजिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहली चीज वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जाति व्यवस्था प्रचलित थी। लेकिन राजपूत काल तक वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई। ठीक है, वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई और शूद्रों की स्थिति कुछ सुधार हुआ। शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। दूसरा, परिवार की अगर हम बात करें
पितृसत्तात्मक, परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। जो पुरुष होता था वो परिवार का मुखिया होता था और सारे महत्वपूर्ण निर्णय परिवार के पुरुष मुखिया द्वारा लिए जाते थे। स्त्रियों की स्थिति की बात करें, स्त्रियों की स्थिति की अगर हम बात करें तो स्त्रियों की स्थिति उच्च वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, लेकिन निम्न वर्ग की जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, और वो ज्यादातर जो सामाजिक कुरीतियां चलती थी, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इन सब कुरीतियों से ग्रसित थी। ठीक है, समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा में भेदभाव था, हर तरीके से भेदभाव था। पुरुष स्त्री की बात करें तो स्त्रियों को कम शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो जो निम्न वर्ण था, निम्न वर्ण को शिक्षा के अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो राजपूत काल की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, और डायरेक्टली हमें इसका आंसर करना है। बस कोशिश करेंगे कि कैटेगराइज कर दिया जाए। कैसे कि जैसे अगर हम राजपूतकालीन सामाजिक स्थिति बता रहे हैं तो एक हमने जो हेडिंग है एक कैटेगरी दे दी कि समाज में क्या व्यवस्था थी, समाज क्या था, कैसा था, उसके बाद परिवार कैसा था। ठीक है, उसके बाद स्त्रियों की क्या स्थिति थी। ठीक है, दास प्रथा की, शिक्षा के संबंध में क्या स्थिति थी। तो हम कैटेगराइज कर दे अगर अपने आंसर को तो वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखाई देगा। ठीक है, अदरवाइज इसका आंसर एकदम सिंपल नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन है उनमें दिया जाना है, लेकिन थोड़ा सा कैटेगराइजेशन इसको और ज्यादा प्रेजेंटेबल बना देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2.9, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मूल्यांकन करें। इवेल्युएट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, तो यहां पे बात हो रही है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने भारत को ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्रता प्रदान की। ठीक है, तो इस अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। अब कीवर्ड पे चले कि इवेल्युएट, मूल्यांकन। ठीक है, इवेल्युएट करना है हमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। तो अब मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? जब भी मूल्यांकन वाली चीज अगर हमारे सामने आती है कि किसी भी एक टॉपिक का किसी भी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि आप दोनों साइड्स किसी भी टॉपिक के देखने वाले हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो किसी भी चीज का अगर हमें मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन में हम उसके पॉजिटिव फैक्टर्स भी देखते हैं और हम उसके नेगेटिव फैक्टर्स भी देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को हमें इवेल्युएट करना है, तो उसके लिए हमें इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी देखने हैं कि इससे क्या अच्छा हुआ, और इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है, इसका जो नकारात्मक पक्ष है वो भी देखना है कि इससे क्या खराब चीजें हुई है। तो पहले अगर हम बात करें सकारात्मक पक्ष की कि सकारात्मक क्या भूमिका निभाई इसने, तो सबसे बड़ी पहली और बड़ी चीज कि इससे भारत में औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया और भारत को स्वतंत्रता मिली। ठीक, दूसरी चीज, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने। वैसे इसमें भारत और पाकिस्तान मतलब भारत के विभाजन की बात है, लेकिन स्टिल स्वतंत्र डोमिनियन बने, ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्रता मिल गई। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हम मान सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र रूप से स्थापित राष्ट्र के रूप में बने। ठीक है, भारत को
अपना संविधान खुद बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ, अपने संविधान का निर्माण का अधिकार प्राप्त हुआ और शासन का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव चीजें हो गई। अब नेगेटिव डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि नकारात्मक पक्ष क्या थे। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं पूरा पूरा हम वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। 60 वर्ड्स में हमें बताना है, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमने उठा लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अपने आंसर में डाल दिए। अब कुछ पॉइंट्स हम इसके नकारात्मक पक्ष में डालेंगे ताकि शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए हम पूरे आंसर के डायमेंशन को उसमें कवर कर लें। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष क्या था? विभाजन और उसके दौरान हुए दंगे। अंग्रेजों ने भारत को आजाद तो कर दिया, स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया, लेकिन सिस्टमैटिक वे और विभाजन भी कर दिया भारत का, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से विभाजन को इंप्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, इसकी वजह से जो कम्युनल जो दंगे हैं वो भड़के, हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में बड़े स्तर पर दंगे हुए। ठीक है, तो उससे जो त्रासदी हुई वो सबसे बड़ा जो नकारात्मक पक्ष था इस अधिनियम का था कि इसने भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया और साथ में केवल दो भागों में ही नहीं, दो कम्युनिटीज को भी आपस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और जिसके कारण बड़े स्तर पर दंगे हुए। दूसरी चीज, अब भारत और पाकिस्तान का तो विभाजन हो गया, लेकिन उस समय पे भारत में बहुत सारी रियासतें भी थी जो कि राजाओं के अधीन थी। तो इस विभाजन के बाद ये असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब रियासतें कहां जाए, और अंग्रेजों ने उनको क्या अधिकार दिया कि या तो वो भारत में शामिल हो सकती है, या वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, या स्वतंत्र रह सकती है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था इस अधिनियम का, कि इस बात से कि रियासतें या तो भारत या पाकिस्तान में या स्वतंत्र रह सकती है। तो मतलब भारत के दो नहीं, बहुत सारे मल्टीपल टुकड़े कर दिए हैं इस जो प्रोविजन ने। ठीक है, इस प्रोविजन ने भारत के मल्टीपल टुकड़े कर दिए। तो उन रियासतों के साथ को एकीकृत करना, उन रियासतों के साथ बात करना, कोऑपरेट करने के लिए उनको मनाना और उनको भारत में शामिल करना, ये एक बड़ी चुनौती के रूप में इस अधिनियम के बाद देखने को मिला। ठीक है, और प्लस क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला ये अधिनियम था, लेकिन ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय जनता की इसमें कोई भागीदारी नहीं थी। तो जो प्रोविजन इसमें दिए गए थे, जो प्रोविजन, जो प्रावधान इसमें दिए गए थे जो कि भारत पर लागू होने वाले हैं, लेकिन उनको बनाने में भारतीय जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। ठीक है, तो ये इसका एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक शॉर्ट इवैल्यूएशन हमारे क्वेश्चन का, जो कि 60 वर्ड में हम कवर कर पाएंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को हमें इवैल्यूएट करना है। तो कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट और कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट हमें डिस्कस कर लेने हैं। पॉजिटिव में अगर देखें तो भारत स्वतंत्र हो गया, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बन गए। ठीक है, और साथ में भारत को अपने संविधान के निर्माण का अधिकार मिला, शासन का अधिकार मिला। लेकिन अगर नेगेटिव मुद्दों की बात करें, नेगेटिव बिंदुओं की बात करें, तो भारत का विभाजन, दंगे, बड़े स्तर पर त्रासदी। ठीक है, भारतीय जो ये कानून निर्माण था, जो प्रावधान निर्माण था, जो भारत पर लागू होने वाला था, इसको बनाने में भारतीय जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। देसी रियासतों का मुद्दा कि देसी रियासतें कहां जाएंगी, और अगर वो स्वतंत्र रहने का निर्णय लेती है तो भारत के दो नहीं कितने ही टुकड़े हो जाएंगे, सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तो उनको कैसे मैनेज करना है, उनका कैसे भारत में एकीकरण करना है, ये इसके कुछ नकारात्मक बिंदु थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे आंसर का इवैल्यूएशन, पूरे क्वेश्चन का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.10।
शाहजहां बेगम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण योगदानों और प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड मेजर अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां बेगम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपली शाहजहां बेगम के शासनकाल के दौरान जो जो भी उपलब्धियां हुई, अचीवमेंट्स हुई, उन्हें डिस्कस करना है। क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, यहां इवेल्युएट नहीं करना, यहाँ पे आलोचना नहीं करनी, मूल्यांकन नहीं करना, विश्लेषण नहीं करना, सिंपली डिस्कस करना है, बताना है उसके बारे में कि शाहजहां बेगम के शासनकाल में कौन कौन सी जो प्रमुख उपलब्धियां रही है, कौन कौन से कार्य उन्होंने किए। ठीक है, तो शाहजहां बेगम कौन थी, भोपाल रियासत की तीसरी महिला शासिका। ठीक है, तीसरी महिला शासिका कौन थी, शाहजहां बेगम, भोपाल रियासत की। इनकी माता का नाम था सिकंदर बेगम। ठीक है, भोपाल रियासत की तीसरी महिला शासिका थी शाहजहां बेगम, इनकी माता थी सिकंदर बेगम। अगर इनके शासन काल की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो पॉइंट वाइज हम इसको आंसर को लिख सकते हैं। इन्होंने पूरे राज्य को 4 जिलों में बांटा, राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, पूरे राज्य को 4 जिलों में बांटा, राज्य की राजस्व व्यवस्था में सुधार किया। ठीक है, भोपाल रियासत का मानचित्रण करवाया, मतलब मैपिंग कराई, पूरी भोपाल रियासत का मानचित्र तैयार करवाया। ठीक है, इन्होंने भोपाल की पहली जनगणना करवाई। पहली जनगणना करवाई किसने, शाहजहां बेगम ने भोपाल की पहली जनगणना करवाई। ठीक है, और रेलवे लाइन का निर्माण किया, रेलवे लाइन का निर्माण किया, भोपाल से इटारसी रेलवे लाइन का। ठीक है, भोपाल से इटारसी रेलवे लाइन का निर्माण किया। इसके अलावा ताज उल मस्जिद बनवाई, ताज उल मस्जिद का निर्माण किया। ठीक है, तो इस तरह से और भी कुछ चीजें अगर है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टली पॉइंटर्स में हमने, डायरेक्टली पॉइंट्स में हमने यहां पे अपने आंसर को लिख दिया है। क्यों, क्योंकि हमें शाहजहां बेगम की जो प्रमुख अचीवमेंट्स है उनको यहाँ डिस्कस करना। तो डिस्कशन का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे डायरेक्टली अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो बता दिया, जो पॉइंट्स है कि क्या क्या अचीवमेंट्स उनकी थी उन्हें यहाँ पे अपने आंसर में लिख दिया। ठीक है, इसी के साथ इस पोर्शन का हमारा ये डिस्कशन जो है खत्म होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका प्रत्येक का उत्तर हमें 60 शब्दों में देना है। तो 2.1 क्वेश्चन नंबर से 2.10 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं 10 क्वेश्चन की। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप, एक हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए जिनका आंसर 20 शब्दों में देना था। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मीडियम टाइप के क्वेश्चन है जिनका आंसर हमें 60 शब्दों में देना है। 10 क्वेश्चन आते हैं, तो हमने 10 क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट के थे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इससे आगे आने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका उत्तर हमें 200 शब्दों में देना है। ठीक है, तो अब बाद में हम वो चीज डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, सारे 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।